साथियों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। काफी दिनों के बाद ये वीडियो मैं आज आप सबके लिए रिलीज कर रहा हूं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी जमीन है, यदि आपका हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी घर है, यदि आपका हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी कोई व्यापारिक व्यवसायिक संस्थान है, दुकान है, यदि आपका हिमाचल प्रदेश में कहीं पर गौशाला है, घाट है, और उसके साथ साथ अगर आपका कहीं पानी का स्रोत है, कहीं पर हैंडपंप है, कहीं आपका पुराना बस स्टैंड है, कहीं आपकी छोटी मोटी सड़कें हैं, आपकी पगडंडियां हैं, या उसके साथ साथ जो है आपके खेत खलियान घासनियां हैं, या फिर और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपके पास है, या फिर आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय से करते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए और आपके लिए है। और इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर सुने और इसके आधार पर आप अपना विचार जरूर बनाएं। मुद्दा यह साथियों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस समय एक तो कीरतपुर मनाली 4 लेन बढ़ रहा है, दूसरा जो है परवाणु शिमला 4 लेन बढ़ रहा है, तीसरा परवाणु से लेकर के नालागढ़ 4 लेन बढ़ रहा है, चौथा पठानकोट से मंडी बन रहा है, और उसके साथ साथ जो है एक आपका जो नेशनल हाईवे वो हमीरपुर से सरका घाट कोटली होते हुए मंडी के लिए बन रहा है। इसके अलावा भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग, उसके अलावा कहीं पे आपका प्रोजेक्टों के लिए जमीन यानी कि हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, कई इंडस्ट्री के लिए, और उसके साथ साथ कई हवाई अड्डों के लिए, या फिर किसी और काम के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, या तो हो चुका है या हो रहा है। और इसलिए आज का जो मुद्दा है वो इसी से संबंधित है। पहली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उसमें बहुत कम मुआवजा किसानों को मिल रहा है। हमारे देश के अंदर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। हालांकि पहली बार जब मोदी जी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो उन्होंने उस एक्ट को निरस्त करते हुए अध्यादेश लाया था। हालांकि उस अध्यादेश के खिलाफ देश भर के किसानों ने आंदोलन किया और मोदी सरकार को उस वक्त भी मजबूर किया था उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए, क्योंकि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून कुछ गारंटी देता है किसानों के लिए अच्छे जमीन के अच्छे मुआवजे की, और उसके साथ साथ पुनर्स्थापना पुनर्वास की। लेकिन मोदी जी की सरकार ने उस भूमि अधिग्रहण कानून को ही पलट दिया था अध्यादेश के माध्यम से। खैर, फिर वो फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आज हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आज तक लागू नहीं हुआ है, किसी सरकार ने लागू नहीं किया है। और सन 2017 में भाजपा ने यह भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आएंगे तो वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को हिमाचल में लागू करेंगे, और उसके आधार पर जमीन का 4 गुना मुआवजा यानी कि फैक्टर 2 को लागू करते हुए 4 गुना मुआवजा उनको दिया जाएगा जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी या जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ली जाएगी। लेकिन वो सरकार 5 साल रही जयराम जी के नेतृत्व में। 2-3 बार कमेटियां बनी मंत्रियों के स्तर की, जिसमें महेंद्र सिंह ठाकुर भी एक कमेटी का अध्यक्ष थे, कभी गोविंद ठाकुर जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन 5 सालों सरकार रही, किसानों को, प्रभावितों को सिर्फ जो है लारे लपे मिलते रहे, उनके साथ बैठकें भी होती रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को ना तो लागू किया, ना किसी भी प्रभावित को जमीन का 4 गुना मुआवजा फैक्टर 2 के अनुसार दिया। और अभी नई सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की, और ये सरकार भी जो है उस भूमि अधिग्रहण कानून को भी लागू नहीं कर रही है। इसलिए आज सवाल क्या साथियों, जब इतने बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो मुआवजे का सवाल है, और वो निश्चित तौर पर किसानों की मांग है, प्रभावितों की मांग है कि अगर आप हमारी जमीन को, जो हमने हाड़ मांस गला गला करके पहाड़ों को चीर करके खेत बनाए हैं, और उन खेतों में कई बार फसलें लाई है,
बगीचे लगाए हैं और उन खेतों में जो फसल होती है उससे हमारी कई पीढ़ियां पली बढ़ी है। तो ये जो जमीन है ये हमने खैरात में नहीं देनी है। इस जमीन को हम खुशी खुशी नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जमीन की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की जरूरत है, हवाई अड्डों की जरूरत है, उद्योगों की जरूरत है। तो किसान अपनी जमीनें तो दे रहे हैं, लेकिन बदले में किसान ये चाह रहा है कि जब उसके पुरखों की जमीन उससे छीनी जा रही है तो उसका उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। हमारा मंडी जिला का जो बल्ह का इलाका है, बल्ह के इलाके में एक समय में जो जमीन अधिग्रहित की गई, उस जमीन का फॉर एग्जाम्पल अगर 60 लाख रुपया मुआवजा मिला है एक समय में, उस जमीन का, स्पेसिफिक जमीन का मेजरमेंट के आधार पर। लेकिन बाद में क्या किया, हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जमीन के सर्कल रेट डाउन कर दिए एकदम से। और सर्कल रेट डाउन करने से क्या हुआ कि जिस मात्रा में 5 साल पहले किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण हुआ और उसको 60 लाख रुपए मुआवजा मिला, तो 5 साल 7 साल के बाद जब दोबारा उसी के साथ किसी और की जमीन का अधिग्रहण हुआ तो उसको उतनी ही जमीन का जो है मात्र 15 लाख रुपया मुआवजा मिला है। तो उसका मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी ठगी की है सरकार ने। और ठगी ये किया है कि जमीन के सर्कल रेट घटा दिए, ताकि जमीन का अधिग्रहण होता है, किसानों की जमीन अगर ली जाती है तो जो कंपनियां निर्माण कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित करेंगी वो कम से कम मुआवजा जो है किसानों को देंगी। इसलिए सर्कल रेट बड़ी चालाकी के साथ डाउन किए गए। और मजेदार बात इसमें क्या साथियों, जो बड़ी गंभीर है और आपको इसके बारे में सोचना है, जो लोग जिनको मात्र 15 लाख रुपया जिस जमीन का मुआवजा मिला, अब उतनी ही मात्रा में उन्होंने उसी इलाके में जमीन खरीदनी है थोड़ा दूर जाकर के भी, तो उसका जो दाम है यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में जो उनको मिलती है वो लगभग 5 करोड़ रुपए की है। तो जो जमीन आप मात्र किसी किसान को 15 लाख रुपए दे रहे जिस जमीन का, उतनी जमीन उसी इलाके में आसपास अगर उसने खरीदनी है तो उसको 5 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। तो ये बेइंसाफी हिमाचल प्रदेश में हर जगह हो रही है। फैक्टर 2 लागू नहीं किया जा रहा है, जमीन के सर्कल रेट डाउन कर दिए हैं, जिस कारण से हिमाचल प्रदेश का किसान जिसके पास जमीन का टुकड़ा है वो तबाह हो रहा है अगर उसकी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इसलिए आज एक बहुत बड़ा सवाल ये हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर हो गया है। और इसी मुद्दे को लेकर के इस महीने यानी कि जुलाई महीने की 30 तारीख को मंडी में हम एक राज्य स्तर का अधिवेशन कर रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर। और इसमें न केवल 4 लेन प्रभावित का मुद्दा, बल्कि चाहे वो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, चाहे वो जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो जो है कहीं रेलवे के नाम पर जमीन ली जा रही है, कहीं हवाई अड्डे के नाम पर ली जा रही है, उद्योग के नाम पर ली जा रही है, ये हर तरह के प्रभावितों के मुद्दों को लेकर के ये कन्वेंशन 30 जुलाई को मंडी में होगी। और इसलिए इसमें एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये जो किसानों को तबाह करने का, उनकी जमीनें छीनने का और जमीनें छीनने के बाद उनको जो है बहुत कम मुआवजा देने का जो ये एक पूरा तांत्रा चला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसको कैसे रोका जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जमीन का अधिग्रहण होता है और अधिग्रहण के बाद जब निर्माण कार्य शुरू होता है, हमने देखा 4 लेन में जगह जगह, और अभी हमारा जो इलाका है जोगिंदर नगर परौर से लेकर के आपका नारला तक जमीन का अधिग्रहण होना है, अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, होने वाली है, हो जाएगी। उसके साथ साथ नारला से जो है मंडी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, बहुत कम मुआवजा पे किसानों को मिला। ऐसी अनेकों जगह जो है अधिग्रहण हुआ और कुछ जगह पे अधिग्रहण होना है। लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू होता है, अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर बहुत सारे मुद्दे जो है किसानों के हैं। जो एग्जिस्टिंग सड़कें उनकी वो बर्बाद हो जाती है। उन सड़कों का क्या होगा अगर कहीं पर किसान सभा बना करके, एकता पैदा करके, अगर किसान लामबंद होते हैं, इकट्ठा होते हैं, संघर्ष करते हैं, तो तब वो जो है
अपने कई मुद्दों को हल करवा पाते हैं। जहां पर उनकी एकता नहीं है, उनका संघर्ष नहीं है, वहां पर जो है कोई भी, चाहे एनएचएआई है, चाहे कोई और विभाग है, या कोई कंपनियां हैं, या सरकार है, वो जो है किसी तरह के किसानों के मुद्दों का हल नहीं करती, और उससे जो है बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ और मिलता नहीं है। इसलिए बड़ा मुद्दा क्या है, जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो पहले से आपके आसपास कई संपर्क सड़कें हैं, और जब बड़ी सड़कों के निर्माण कार्य से वो सड़कें तबाह होती हैं तो तब जो है आपके पास जो मुद्दा आता है कि सर्विस रोड मिलना चाहिए, आपको वहां पर जो है फुटवे मिलना चाहिए, उसके साथ साथ आपको जो है ओवर ब्रिज मिलना चाहिए, फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास मिलना चाहिए। और उसी के साथ कई और मुद्दे हैं जिनके ऊपर गौर करना जरूरी है आप सबको, और आप इस पर अपनी राय भी दें, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जनता के विभिन्न मुद्दों को हम आप तक लेकर के आएंगे, आपकी राय जानेंगे। और अगली बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जब निर्माण कार्य शुरू होता है सड़क निर्माण के लिए, खासकर 4 लेन सड़क, नेशनल हाईवे की सड़क, तो जगह जगह जो है कुएं हैं वो तबाह होते हैं, हैंडपंप तबाह हो जाते हैं, आपके जो छोटे मोटे बस अड्डे, बस स्टॉप है, वो तबाह हो जाते हैं, आपकी जो बाउंडियां हैं वो तबाह हो जाती है। और हाँ, उसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि 4 लेन के लिए आपकी 45 मीटर जमीन है उसका अधिग्रहण होता है। यानी कि अगर कहीं 4 लेन निकलना है तो आपकी 45 मीटर जो जमीन है उस 4 लेन के लिए, यानी कि 45 मीटर के दायरे में, आपकी 45 मीटर नहीं बल्कि 45 मीटर चौड़ी सड़क के लिए जो है आपकी जितनी जमीन आएगी उसका अधिग्रहण होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप रोड की कटिंग करते हैं, मलबा गिरता है, स्लाइडिंग होती है, तो जो 45 मीटर से बाहर किसी किसान की जमीन है उसके जो नुकसान होता है उसके मुआवजे का क्या होगा। निर्माण कार्य के लिए आपने 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए हमारी जमीन का अधिग्रहण कर दिया, हमने अपनी जमीन दे दी, उसका भी आप बहुत कम मुआवजा हमारे को दे रहे हैं। जो कानून में प्रावधान है उतना भी आप मुआवजा हमारे को नहीं दे रहे हैं, आप फैक्टर 2 लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि 45 मीटर चौड़े सड़क के बाहर की जो जमीन है, और उस जमीन में जब कटिंग से सड़क बनने के बाद भी स्लाइडिंग से नुकसान होता है, उसका मुआवजा जो है कोई हमें नहीं देता है, उसका भी तो मुआवजा चाहिए। एक ये भी इसमें बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर करके आता है वो ये है कि जगह जगह सड़क में आप कलवर्ट बनाते हैं, और कलवर्ट को आप डाइवर्ट कर देते हैं कहीं पर खाली जगह में, और नीचे जो है किसानों के खेत है, उनकी जमीनें हैं, उनकी रिहाइश है, उनकी गौशाला है, उनके कोई और निर्माण कार्य है, कहीं पर दुकानें हैं। और जब आप कलवर्ट बनाते हैं और उसका पानी जब वहां हो जाता है तो उससे जो नुकसान होता है खेत खलियान का, बाकी प्रॉपर्टी का, उसके मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, उसका भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि सड़क निर्माण के कारण, हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण, या फिर हवाई अड्डे के निर्माण के कारण, या रेलवे के लाइन के निर्माण के कारण ये नुकसान होता है, तो इसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। और उसी के साथ जो है ये भी मैं कह दूं कि जैसे एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जिन सड़कों का निर्माण करती है वो 45 मीटर से बाहर आपकी जो मर्जी जमीन का नुकसान हो, आपकी जमीन पे पूरा पहाड़ गिर जाए, पूरा मलबा गिर जाए, पूरा नाला आपकी जमीन पर बह जाए, उसका कोई मुआवजा जो है एनएचएआई नहीं दे रही है। और उसी के साथ एक और सवाल उठता है कि जब आप कटिंग कर रहे हैं, जो पहाड़ की तरफ जो कटिंग है, यानी कि पहाड़ी की तरफ को, वो जो है सीधी कटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको हम बोलते हैं स्टेप कटिंग, यानी कि स्टेप्स में कटिंग होनी चाहिए, तब जो है भूस्खलन कम से कम होगा और जो बाहर की जमीन है उसको नुकसान कम से कम होगा। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल पहाड़ को सीधा काटा जाता है, जिससे जो है बाद में के सालों में बहुत ज्यादा भूस्खलन होते हैं और आसपास जो है बहुत ज्यादा नुकसान और हो जाता है। तो ये भी एक सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये है
कि जो आप सड़क निर्माण से जो मलबा निकल रहा है, जो आपके प्रोजेक्ट निर्माण से या किसी और निर्माण कार्य से जो मलबा निकल रहा है, उसके लिए डंपिंग साइट कहाँ बनाएंगे? अधिकांश जगह जहां पर किसान इकट्ठा नहीं है, वहां पर हर कहीं डंपिंग साइट बनाई जाती है। हर कहीं मलबे को खेतों की ओर फेंक दिया जाता है, हर कहीं उसके ढेर लगाए जाते हैं। उस वक्त कोई बोलता नहीं है, उनको लगता है कि ये जो मलबा है उनके खेत में ही दूर है। लेकिन जब अगली बरसात आती है तो सारे का सारा मिट्टी, पत्थर और उसके साथ साथ वो सब कुछ जो है लोगों के खेतों की तरफ जाता है, उनके खेत तबाह हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए डंपिंग साइट का होना निहायत जरूरी है, और ये भी कंपनियां कर रही हैं। हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट के आसपास सब जगह देखा, और हमारा आंदोलन चल रहा है आज लूरी प्रोजेक्ट में, सुन्नी प्रोजेक्ट में, कुछ और जगह पे भी जहां पर एनएच बढ़ रहे, वहां पर भी अधिकांश कंपनियां या तो नदी या नाले के किनारे पर भी वो जो है मलबा फेंकती है, और उसके बाद वो सारे का सारा मलबा, सारे का सारा मक जो है वो नदी या नाले में जाता है, जिससे जो है और तबाही मचती है। ये सारे मुद्दे हैं। और हमारा जो हैंडपंप जाएगा, हमारे जो बोरवेल जाएंगे, हमारी जो कूलें नष्ट होती हैं, हमारा जो घाट नष्ट हो जाते हैं, उसका भी तो मुआवजा चाहिए। तो साथियों, ये मुआवजा मिलेगा कब? ये मुआवजा तब मिलेगा जब आप संगठित होंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में जहां जहां पर भी ये निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है या हो रहा है, हम किसानों को संगठित करेंगे। और आप सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल किसान सभा किसानों का एक ऐसा संगठन है जो इस तरीके के मुद्दों को हमेशा से उठाता आया है। और हिमाचल किसान सभा ने अनेकों संघर्ष हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़े हैं, जिसके कारण किसानों को हम कई जगह राहत दिला चुके हैं। और अगर मैं बात करूं अपने यहीं से लोकल से, तो जोगिंद्रनगर का जो ऊल प्रोजेक्ट है, वहां पर भी किसानों की लड़ाई किसान सभा ने लड़ी है। तब उनको जो उचित मुआवजा मिल पाया है, तब उनको जो है लोकल को रोजगार मिल पाया है, तब जो नुकसान था उसका कुछ मुआवजा मिल पाया है। इसी तरीके से कोल डैम में, लारजी प्रोजेक्ट में, इसी तरीके से चाहे वो लूरी बन रहा है, चाहे वो सुन्नी प्रोजेक्ट है, रामपुर का प्रोजेक्ट है, या नाथपा झाकड़ी है, बावा प्रोजेक्ट है, गानवी प्रोजेक्ट है, या फिर हिमाचल प्रदेश में जगह जगह और जो निर्माण कार्य हुए हैं, जहां जहां किसान सभा का निर्माण हुआ और प्रभावित जो है एक बैनर तले और संघर्ष करने बड़े बैनर तले अगर इकट्ठा हुए हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर जो है उनकी एकता और संघर्ष के बलबूते पर उनको कुछ हासिल हुआ है। और अगर संगठित नहीं होंगे तो ये कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम डेटे तय करेंगे, अलग अलग जगह इसकी बैठकें करेंगे। हाँ, कई तरह के संगठन बनते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे संगठन सिर्फ ठेका लेने के लिए बनते हैं। तो शुरू में किसानों को संगठित करेंगे, बाद में जो है वो कंपनियों से ठेका लेंगे और फिर वो साइड में जाएंगे। तो किसानों का मुद्दा, प्रभावितों का मुद्दा, वो जो है पीछे चल जाता है, और कुछ लोग जो है बड़े ठेकेदार बनकर के जो है ऊपर उठ जाते हैं। ये काम नहीं करना है। और उसके साथ साथ एक और जो मुद्दा मैं आपके बीच में रख दूं, कि मकानों के मूल्यांकन का भी सवाल है। बहुत सारी जगह जो मकान गिराए जाते हैं, क्योंकि अधिग्रहण जब होगा निर्माण कार्य के लिए, तो सिर्फ जमीन थोड़ी जाएगी, किसी की दुकान जाएगी, किसी का दफ्तर जाएगा, किसी का व्यापारिक प्रतिष्ठान कोई और जाएगा, किसी का घर जाएगा, किसी की गौशाला जाएगी। तो जो मकान का मूल्यांकन है वो भी आज का जो मार्केट वैल्यू है हर चीज की, सीमेंट की, सरिये की, हर चीज की, उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है, मैं एक उदाहरण आपको दूं कि जिस जमीन का अधिग्रहण 2010 में हुआ और मुआवजा आप दे रहे हैं 2020 में जाकर के या 2019 में जाकर के मकान का, तो जो मकान का जो मूल्यांकन हुआ वो 2010 के रेट के आधार पर हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2010 में जो सीमेंट का रेट था वो कम था, सरिये का रेट कम था, और जो निर्माण सामग्री होती है उसका रेट कम था। और इसलिए स्वाभाविक है कि मकान की जो वैल्यू निकाली मुआवजा देने के लिए वो कम निकाली गई, जबकि मकान का जो मुआवजा है वो कब दिया जा रहा है, 2020 में। तो भाई जब 2010 में नोटिफिकेशन हो गई या 2010 में जो अधिग्रहण हो गया, तो 2020 में आप मुआवजा दे रहे हैं, तो 2020 का रेट लगाओ ना आप मूल्यांकन के लिए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी तब हो पाएगा जब संगठित होंगे। और इसके साथ साथ
एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके नॉलेज में ला दूं कि साथियों, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 65 में टीसीपी यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो है लागू है। टीसीपी लागू है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर भी 4 लेन सड़क है तो 4 लेन की सड़क के 100 मीटर के दायरे में अगर आपने कोई निर्माण करना है तो आपको कम से कम जो है 6 मीटर जो है जगह अपनी छोड़ना पड़ेगी। यानी कि 4 लेन सड़क बन गई और 4 लेन सड़क से बाहर अगर आपने कोई निर्माण कार्य करना है 4 लेन सड़क से बाहर 100 मीटर के दायरे में, तो जो आपकी अपनी जमीन है उसमें से आपको 6 मीटर जमीन छोड़ना पड़ेगी। 5 मीटर जमीन जो छोड़ना पड़ेगी। और इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में आपको 3 मीटर छोड़ना पड़ेगी। और जहां जहां नेशनल हाईवे है, 4 लेन नहीं, जहां पर नेशनल हाईवे भी है वहां पर भी 100 मीटर के दायरे में अगर आपने कोई निर्माण कार्य करना है तो आपको अपनी 3 मीटर भूमि और छोड़ना पड़ेगी। जिसका मतलब जो छिटपुट जमीन कोई लेता है, खरीदता है, तो वहां से उसको जमीन छोड़ना पड़ेगी अपनी, और जो बचती जमीन, बच गई जमीन है उसी के अंदर निर्माण करना होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित है, इसलिए हमारी मांग ये है और जो मैं महत्वपूर्ण मुद्दा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो मुद्दा ये है कि पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्वास और उसके साथ साथ जो है 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसको हूबहू लागू किया जाए। फैक्टर 2 के आधार पर प्रभावितों को जमीन का या किसी भी नुकसान का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ जो सर्कल रेट हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान एकाएक घटाए गए, इनको जो है, ये हमारा कहना है कि सर्कल रेट के आधार पर किसी को जमीन का मुआवजा नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है आसपास की लैंड की कहीं पर भी, उसके आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक पहलू और आता है कि जिन इलाकों में जमीन की ज्यादा खरीद फरोख्त होती है वहां तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कई इलाके ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कई सालों से कोई जमीन बिकती ही नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, कोई नई रजिस्ट्री हुई नहीं होती है, वहां तो जमीन की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो पूरे तहसील या उस इलाके में जो हाईएस्ट वैल्यू है जमीन की, मार्केट वैल्यू, वो मुआवजा हर जगह किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो खैरात में जमीनें देनी है, इतना का मुआवजा उनको मिलना चाहिए जिससे उनकी आने वाली जिंदगी जो है सुगम हो सके और जिससे वो या तो कहीं और जमीन खरीद सके या फिर कोई अपना व्यवसाय चला सके। इतना सामर्थ्य उनको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस आधार पर हमारा आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप संगठित जरूर हो। एक दो मुद्दे और छूट जाते हैं कि जैसे कि जहां जहां सुरंगों का निर्माण होता है, तो सुरंगों के निर्माण से क्या है कि जो सारा पानी है वो सूख जाता है इलाके का, और कई जगह वो रिश्ता पानी, तो जो पानी का स्रोत यहाँ पर है वो जो है बंद हो जाएगा। तो उसका भी तो कंपनसेशन चाहिए, उसका भी तो विकल्प चाहिए। जिस इलाके का पानी सूख रहा है, सिंचाई का, पीने का पानी, उनको वैकल्पिक प्रावधान तो करना होगा कंपनियों को, क्योंकि नुकसान तो पूरे के पूरे इलाके का हो गया। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां लंबी सुरंगें जो है सड़क निर्माण के लिए बन रही हैं, वहां हमारी मांग ये है कि जो आसपास की पंचायतें हैं उनको सड़क का आउटलेट भी बीच सुरंग से मिलना चाहिए। नहीं तो सुरंग निकल गई पूरे इलाके से, 4 लेन का के लिए जो है पूरा इलाका प्रभावित हुआ, पर्यावरण का प्रभावित हो रहा है, पानी उनका प्रभावित हो रहा है, उनका जो है और जमीन की उर्वरकता उनकी कम हो रही है। लेकिन उनको अगर वहां से पैसेज नहीं मिलेगा, यानी कि सड़क का रास्ता नहीं मिलेगा, तो तब उनको तो कोई फायदा नहीं उस 4 लेन का। तो इसलिए हमारा ये कहना है
कि जहां पर भी लंबी सुरंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मटौर जोगिंदरनगर और ये जो मंडी का जो 4 लेन बनेगा, इसमें एक सुरंग प्रस्तावित है लंबी, वो है यहाँ से भ्राड़ू के पास कस से लेकर के आगे चुप्पू पंचायत की निकली वो नागन के पास गई। तो जब इतनी लंबी सुरंग है तो हमने मुद्दा उठाया ये कि वो जो बीच में कहीं पर नौड़ी और बिहू के बीच में एक पैसेज तो मिलना चाहिए उस टनल से बाहर को, ताकि जो है लोग उसका इस्तेमाल कर सके और उनके लिए आना जाना आसान हो। तो इसलिए जो है 4 लेन का फायदा तब जो है स्थानीय जनता को मिल पाएगा जब आप इस तरीके का पैसे छोड़ेंगे। तो यही कुछ बातें हैं, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ये मुझे लगता है कि एजुकेशन के हिसाब से भी आपके लिए जरूरी है ये, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई या तो अधिग्रहण होना जमीन का, या किसी न किसी का कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोई दुकान, कोई व्यवसाय, कोई पुल या कोई हैंडपंप या कोई बोरवेल या फिर उसके साथ साथ कोई मकान, कुछ ना कुछ जो है नुकसान होना है, क्योंकि इतना ज़्यादा निर्माण कार्य और इतना ज़्यादा अधिग्रहण जो है हिमाचल में हो रहा है। तो इसलिए आप सबके लिए ये, और आप सबको जो है ये कहते हुए कि इन मुद्दों के ऊपर एकता बनाने की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो के आधार पर भी हमें अप्रोच करना चाहें किसी भी इलाके के अंदर तो आप जरूर करें, और इस उम्मीद और आशा के साथ कि जो हमारे पुरखों ने हाड़ मास दिला गला करके पहाड़ों के चीर करके खेत बनाए हैं, उसको आप जो है कौड़ियों के भाव नहीं लुटवाएंगे, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो उससे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। मुआवजा बराबर नहीं दिया जा रहा है, पूरा नहीं दिया जा रहा है, और इसलिए जो है संगठित होने की जरूरत है। धन्यवाद आप सबका, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी इस पर करें, और मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, जो नॉन कमर्शियल चैनल है, नॉन प्रोफेशनल है हालांकि ये, क्योंकि प्रोफेशनल आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, वो तकनीक कभी हमारे पास नहीं है, वो मैन पावर हमारे पास नहीं है, ना ही तो उसका इरादा है, लेकिन ये तो सिर्फ मुद्दों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।